कैसे होती है और एसिड के केमिकल प्रॉपर्टीज को भी हम लोगों ने देखा। तो आज प्रोबेबली हम लोग देखेंगे एसिड से एक बहुत ही एनवायरनमेंट को नुकसान होता है इन द फॉर्म ऑफ एसिड रेन। ओके, और ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, तो हमें ये देखना है ऑब्वियसली इस चैप्टर में। तो वी विल सी एसिड रेन। अब एसिड रेन होती क्या है? It is the byproduct of various human activities. देखो, इंसान बहुत सारे काम करते हैं इस धरती पे आके जिससे प्रकृति को नुकसान पहुंचता है। कुछ ऐसे इंसान के एक्टिविटीज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स, चलो एक दो एग्जांपल दो आप लोग कोई। कोल, पेट्रोलियम, ये सब फॉसिल फ्यूल के एग्जांपल हैं। कोल, पेट्रोल, डीजल, ऐसे बहुत सारे बड़े। तो इंसान जब अपने जरूरत के लिए, हम अपने जरूरत के लिए करते हैं, इंसान जब अपने जरूरत के लिए क्या करता है, फॉसिल फ्यूल्स को जलाता है। बहुत रीजंस होते हैं, जैसे खाना पकाने के लिए भी कोयला का इस्तेमाल होता है, या थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी कोयला की जरूरत पड़ती है। पेट्रोल डीजल से हम व्हीकल्स चलाते हैं। हमें अपने यूज का काम तो मिलता ही है, पर साथ में इनको यूज करने से कुछ बाय प्रोडक्ट भी, मतलब जो हमारे काम का चीज नहीं है वो भी रिलीज हो रहे, कुछ बाय प्रोडक्ट भी रिलीज हो। बाय प्रोडक्ट बोलते हैं जो रेसिड्यू बच जाते हैं। तो बाय प्रोडक्ट जो रिलीज होता है इन सबको बर्न करने से, वो क्या क्या है? ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड सल्फर की ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स हवा में रिलीज होती है। इन सबको जलाने से सल्फर की ऑक्साइड, नाइट्रोजन की ऑक्साइड बाय प्रोडक्ट मतलब एज अ रेसिड्यू हवा में रिलीज हो जाती है। ओके, अब चलो देख लेते कुछ रिएक्शंस। सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होती है यहाँ पे। ओके, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है एग्जांपल में, सॉरी एटमॉस्फेयर में। These oxides, ये जो ऑक्साइड्स होते हैं, देखो ये सारे ऑक्साइड रिलीज हो गए, सल्फर की ऑक्साइड, नाइट्रोजन की डाइऑक्साइड। ओके, these oxides, किसी का माइक ऑन है क्या? माइक ऑन है तो बेटा प्लीज बंद रखो। अब होता क्या है, these oxide combine with moisture in the atmosphere। ओके, ये जो ऑक्साइड्स हैं मॉइस्चर के साथ कंबाइन करके जो एटमॉस्फेयर में है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन।
तो सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन तो एटमॉस्फेयर पे रहता ही है, साथ में जो मॉइस्चर है उससे भी कंबाइन कर गया। ओके, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में है ही और मॉइस्चर से कंबाइन कर गया। तो ये कॉम्बिनेशन से बेसिकली एटमॉस्फेयर में सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बन जाती है। सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड एयर में विथ मॉइस्चर क्रिएट हो चुकी है। These acids, क्या एसिड बोलो, सल्फ्यूरिक एसिड and nitric acid are washed down to earth. देखो, जब बारिश गिरती है तो बारिश के साथ ये जो सल्फ्यूरिक एसिड बन चुका है और ये नाइट्रिक एसिड बन चुका है, वो क्या होता है, धरती पे आ जाता है। ओके, इसी को बोलते हैं हम एसिड रेन। दिस इज एसिड रेन। अब एसिड रेन क्या होती है, बहुत सिंपल में यदि आपसे कोई डेफिनेशन पूछे, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड जो धरती पे पहुंच जाता है बारिश के पानी के साथ, उसे हम लोग बोलते हैं एसिड रेन। ठीक है, तो एसिड रेन बहुत सिंपल में आप लोग ऐसे समझो, ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत बनाने की कोशिश करो, क्योंकि आप लोग एसिड रेन की बहुत लंबी। एसिड रेन क्या होती है, ये एक ह्यूमन एक्टिविटी का बाई प्रोडक्ट है। ओके, अब होता कैसे है, ये सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज हुई एटमॉस्फेयर में इन सब के कंबशन के कारण। अब ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मॉइस्चर के साथ कनेक्ट करके ये बन जाता है, रिएक्शन बैलेंसिंग कर लेना आप लोग, और सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड धरती पे ड्रॉप हो जाता है। ओके, जिसे हम लोग बोलते हैं एसिड रेन। तो इस स्लाइड में किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बेटा पूछ लो मुझसे, और यदि कुछ लिखना है बेटर है स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ओके, नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट्स ले लो। चलिए, आई सपोज समझ आ गया, आगे बढ़ा जाए। किसी को कुछ पूछना है? नो सर। नो, चलिए देखो, अब बेटा एसिड रेन तो हुआ। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज उसी टॉपिक से रिलेटेड है, मतलब एसिड रेन से ही। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन किस तरह प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है। ओके, देखो, अब पानी की बारिश की बूंद के साथ, पानी के साथ एसिड रहती है, धरती पे आ रहा है। द एसिड्स प्रेजेंट इन रेन वाटर affects leaves of plant and trees.
देखो, जो पत्ते होते हैं पौधों के, बड़े बड़े पेड़ के, उनके पत्ते उन एसिड के कारण अफेक्टेड होते हैं, वो पत्ते खराब होते हैं। ओके, और पत्ता जो खराब होता है उस कारण से प्लांट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा आपको मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि पत्ते बर्बाद होंगे तो फोटोसिंथेसिस अच्छे से नहीं होगी, प्लांट को सही न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, और प्लांट का वो सही न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली वो अपनी एक्टिविटी को अच्छे से नहीं कर सकता, और प्लांट की एक्टिविटी अच्छे से नहीं होगी तो नेचर को कितना हार्म है आप समझ सकते। ओके, इन सिंपल आप समझ लो दिमाग लगा के कि पत्ते प्लांट्स के, पौधों के, बड़े बड़े पेड़ों के बर्बाद होते एसिड के चलते जो रेन वाटर में। सेकेंड, एक्वेटिक ecosystem is disturbed। देखो, जो समुद्र है, जो तालाब हैं, नदियां हैं, उनमें हेलो, क्या बोल रहे हो? ओके, तो वहां पे क्या है, जीवन है उसके अंदर में, वहां पे मछलियां हैं, डॉल्फिन्स हैं, बहुत सारे लाइफ हैं पानी के नीचे। तो पानी क्या होता है, उस पानी में एसिड आ रही है एसिड रेन के द्वारा। जब पानी में एसिड गिर रही है तो पानी पे इफेक्ट पड़ ही रहा है ऑब्वियसली, और वो एसिडिक पानी में जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको रहना बहुत दिक्कत होता है। ओके, और उसके वजह से जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है, मतलब जो पानी के अंदर में जीवन है, जल के अंदर में जो जीवन है, उसको बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा है। ओके, तो एक्वेटिक इकोसिस्टम डिस्टर्ब होती है। कॉजेस, रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स, एंड एनिमल्स स्लैश ह्यूमंस। देखो, इंसानों में और जानवरों में उनकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एलिमेंट्स बोले तो बीमारियां उत्पन्न होती है। एसिड वाले पानी उसके अंदर में जाती है, इंसान के अंदर में, जानवर के अंदर में। तो हमारी रेस्पिरेटरी सांस लेने में दिक्कत होता है ऑब्वियसली हमें, राइट? ओके, और ताजमहल आस्ते आस्ते पीला एक्चुअली क्या है, जो एसिड आती है एसिड रेन के द्वारा, वो रिएक्ट करती है कंपोनेंट से, मार्बल की कंपोनेंट से, और उसमें बहुत सारे मिनरल्स, एक्चुअली सिर्फ मार्बल ही नहीं है, मार्बल में भी बहुत सारे मिनरल्स और जिससे ताजमहल बना। तो उन मिनरल्स के साथ रिएक्शन होती है एसिड की, और पीलापन आ रहा है। बेसिकली देखो, इसके लिए बहुत सारा मतलब स्टेप गवर्नमेंट ने उठाया भी है। आपने सुना होगा मतलब ताज ट्रेपीजियम के बारे में। ताज ट्रेपीजियम क्या है, जो ताजमहल के आसपास शहर है, जैसे आगरा, मथुरा, भरतपुर और फिरोजाबाद, ये जो 4 शहर है तो बंद किया गया, और उनके बंद करने से लगभग 2000 इंडस्ट्रीज को, मतलब मथुरा, भरतपुर और फिरोजाबाद में क्लोज की गई। बस रीजन क्या है, देखो उनसे बहुत हार्मफुल गैसेस निकलते हैं, और मथुरा में तो एक बहुत बड़ी ऑयल की इंडस्ट्री है, ऑयल इंडस्ट्री। उस ऑयल इंडस्ट्री के चलते सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बहुत आते थे, और एसिड रेन उस एरिया में, ताजमहल वाले एरिया में बहुत ज्यादा होता है। तो सारे फैक्ट्रीज को, इंडस्ट्रीज को बंद किया गया,
और ऑब्वियसली थोड़ी तो कम हुई है, फिर भी जो डिफेक्ट आना है वो तो और साथ में इंडिया ने विथ आयरन किया गया, तो अब लोहे जब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो प्रॉब्लम आ ही रही है, उसके वजह से भी ताजमहल में प्रॉब्लम आ रहा है जो रिपेयर्ड पार्ट। तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स में तो काफी नुकसान पहुंचाया जा रहा है एसिड रेन के बाद। साथ में बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स होते हैं वो लोहे के पाइप वाइप उसमें हैं, तो एसिड अंदर चल ही जाता है, तो लोहे के जो छर वर है वो बर्बाद होते हैं, बिल्डिंग कमजोर होता है। ओके, डैमेजेस या उससे ज्यादा मोस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, इट टेक्स अवे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल। मिट्टी से, मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स होती है, मिट्टी में बहुत सारी चीजें हैं जो मिट्टी को न्यूट्रिएंट्स देती है, ताकत देती है, उसमें फसल उगता है अच्छे से। तो एसिड रेन के कारण वो मिनरल्स जो रहते हैं धरती में वो रिएक्ट कर जाते हैं एसिड से, वो बर्बाद। तो जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स हैं तो वेस्ट हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, सॉइल की फर्टिलिटी आस्ते आस्ते खत्म होती जा रही है। तो इतने पॉइंट्स काफी है आपको समझने के लिए कि प्रकृति को कितना नुकसान पहुंच रहा है एसिड रेन के कारण। और एसिड रेन ये ह्यूमन एक्टिविटी के कारण ही हो रहा है, तो हमें फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल बहुत ही कंट्रोल्ड लेवल में करना चाहिए। ये ग्रीन केमिस्ट्री की बहुत ही इंपॉर्टेंट सजेशन है कि हमें व्हीकल्स का इस्तेमाल बहुत कम करना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना चाहिए जहां पॉसिबल है। एक बाइक लेके जाओगे तो एक ही आदमी या 2 आदमी जा सकते हो, बस में जाओगे तो 50 आदमी साथ में जाते हैं, तो इसलिए बोला जाता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज किया जाए। मेट्रोज वुट्रोज चलाए जा रहे हैं बड़े बड़े सिटीज में, और साथ में जो प्लास्टिक है उसकी यूज को भी कम करने बोला जा रहा है, क्योंकि प्लास्टिक के भी जलाने से बहुत सारे हार्मफुल गैसेस निकलते हैं जिससे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच रहा है। तो बेटा थोड़ी सी दिमाग में ग्रीन केमिस्ट्री के पार्ट में ये मैं पार्ट आप लोगों के साथ डिस्कस किया। फॉसिल फ्यूल्स का बहुत ही अच्छे तरीके से यूज करो, मतलब बिना मतलब का इस्तेमाल, गाड़ी को इधर उधर घुमाना बंद करो, क्योंकि इससे प्रकृति को तो नुकसान पहुंच ही रहा है, साथ में फॉसिल फ्यूल्स भी बर्बाद हो रहे हैं। ओके, बट उस पार्ट का ग्रीन केमिस्ट्री का इस चैप्टर से उतना लेना देना नहीं है, फिर भी एज अ रिस्पॉन्सिबल ह्यूमंस आप लोगों को समझना चाहिए इस बात। चलिए, तो एसिड से रिलेटेड, एसिड रेन तो खत्म हो गई, कुछ इंपॉर्टेंट एसिड्स के हम लोग यूजेस देख लेते हैं, बट उससे पहले डाउट्स एनीथिंग इन दिस स्लाइड यू कैन आस्क मी, अदरवाइज एक स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, मैं बार-बार रिपीट करूंगा, खुद ले लेना। हेलो, हाँ पूछिए सर थर्ड पॉइंट में रेस्पिरेटरी के बाद क्या लिखा हुआ है? एलिमेंट्स, कॉजेज रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स, एलिमेंट्स मतलब क्या होता है, बीमारियों को बोलते हैं, ठीक है। यस सर। चलिए, नेक्स्ट, यूजेस ऑफ एसिड। इस एसिड का यूज देख लेते हैं। एसिटिक एसिड used in preparation of vinegar। विनेगर आप लोग जानते हो ना, सिरका जो घर में चाउमीन वाउमीन में व्हाइट वाला मिलाते हैं, उसे हम लोग विनेगर बोलते हैं। तो विनेगर एक्चुअली क्या होती है, 6 to 8% एसिटिक एसिड, मतलब 6 से 8% एसिटिक एसिड को हम लोगों ने पानी में मिला के दिया, ठीक है। तो यूज इन प्रिपरेशन ऑफ विनेगर, विनेगर बनती है एसिटिक एसिड। बोरिक एसिड,
बोरिक एसिड का इस्तेमाल होता है एज अ आई वॉश, आंख वाँख धोने के लिए काम आता है, ठीक है ना, आई वॉश, और एंटीसेप्टिक के भी तरह इस्तेमाल होता है, ठीक है। बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड का इस्तेमाल होता है बेटा इन प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, परफ्यूम बनाने में और बहुत सारे मेडिसिन बनाने में भी बेंजोइक एसिड का इस्तेमाल होता है। तो प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, फूड आइटम्स, perfumes and medicines, okay. सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड विटामिन सी बनाने के लिए काम आता है, ओके। प्रिपरेशन ऑफ विटामिन सी, और फूड प्रिजर्वेशन में भी इस्तेमाल होता है। अचार वचार में देखोगे सिट्रिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं फूड प्रिजर्वेशन के लिए, ओके। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्लीनिंग मेटल आइटम्स, मेटल आइटम्स जो होते हैं उनको साफ ऑफ करने के लिए इस्तेमाल होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाइट्रिक एसिड्स, एक्सप्लोसिव्स, डायनामाइट वाइनामाइट बनाने के लिए नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल होता है, एक्सप्लोसिव्स। ऑक्सैलिक एसिड, यूं तो ऑक्सैलिक एसिड टमाटर में भी मिलता है बट बहुत कम होती है, टमाटर में तो 80% वाटर ही होता है। ऑक्सैलिक एसिड जो होता है उसका इस्तेमाल होता है इंक स्टेन्स मिटाने के लिए। यदि आपके कपड़े पे मतलब जो इंक होता है ना वो गिर गया है और पूरा दाग लग चुका है तो ऑक्सैलिक एसिड लगा दोगे तो वो निकल जाएगी। रिमूव इंक स्टेन्स, ओके। फॉस्फोरिक एसिड फर्टिलाइजर्स बनाने में काम आता है, ठीक है। फर्टिलाइजर्स, टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एसिड है क्योंकि आप लोग को एसिड बेस सॉल्ट में पढ़ना है कुछ पार्ट्स में जहाँ पे हम लोग बेकिंग पाउडर बनाते हैं। बेकिंग पाउडर बनाने में टार्टरिक एसिड का इस्तेमाल होता है। मेकिंग ऑफ बेकिंग पाउडर, एक्चुअली क्या होता है बेकिंग सोडा में हम लोग टार्टरिक एसिड मिलाते हैं तब बेकिंग पाउडर बनती है कि नहीं? पढ़ेंगे इसके बारे में इन डेप्थ में हम लोग पढ़ेंगे बाद में। ये कुछ नॉर्मल एसिड्स के बारे में मैं लिख दिया और आप उसको स्टडी कर लो एक बार, और 2-3 बार स्टडी करना, रटने वटने की जरूरत नहीं है। याद रखने का सिंपल तरीका है अल्फाबेटिकल पैटर्न में याद रखो। नहीं देखो मैं भी अल्फाबेटिकल ही लिख रहा हूँ उसके बाद, ओके, दिमाग में फिक्स रहेगी चीज। तो कोई डाउट तो होनी नहीं चाहिए। बढ़ते हैं सर। पूछिए सर एक बार नाइट्रिक एसिड का बता दीजिए तो।
एक्सप्लोसिव बेटा, एक्सप्लोसिव। देखो पहाड़ वहां पे पत्थर उत्तर तोड़ता है तो उसके होल्स बना के उसमें कुछ डालता है, तो डायनामाइट्स माइनट्स डालते हैं, तो उसकी मदद से नाइट्रिक एसिड, और बहुत नाइट्रिक एसिड का तो बहुत काम है, एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी इसका इस्तेमाल होता है। बट जनरल यूज जो पहाड़ और पत्थर उत्तर तोड़ते हैं ना, तो जो एक्सप्लोसिव बनते हैं वो नाइट्रिक एसिड की मदद करते हैं, ठीक है। जनरल में बताया हूँ जस्ट समझ के लिए आपको। और कुछ, चलिए फिलहाल एसिड्स के बारे में बहुत सारी डिस्कशन हुई। अब एसिड्स को थोड़ा रोकते हैं जितना हमें जरूरत है अपने लेवल में, और कोई भी एग्जाम के लिए इस लेवल में, और सीनियर प्रिपरेशन के लिए भी काफी चीज डिस्कशन हो चुकी है। आपकी नोट्स को संभाल के रखना, आराम से पढ़ना, सब आगे काम आएंगे। ओके, नेक्स्ट आज बेसिस को ही टच करेंगे। तो देखते हैं बेस के बारे में। बेसिस, तो इस चैप्टर का एक पार्ट खत्म हुआ। इस चैप्टर को हम लोग 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। वन इज एसिड्स, फिर बेसिस, फिर सॉल्ट, अलग अलग करके पढ़ेंगे, ठीक है। आज we will start the topic bases. ओके, बेसिस क्या होते हैं नहीं होते हैं देखते हैं। बेसिस, ठीक है ना। A base is a metallic oxide or a metallic hydroxide, बेस एक मेटेलिक ऑक्साइड है या एक मेटेलिक हाइड्रो ऑक्साइड है, ठीक है ना। A base is a metallic oxide or a metallic hydroxide that reacts with the acid, yeah, that reacts with the hydronium ion present in acid. साथ में समझने की कोशिश करना, हाइड्रोनियम आयन present in acid to form salt and water, to form salt and water only. देखो बेटा एग्जांपल देता हूँ कुछ, फिर समझाता हूँ। कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। देखिए बेस क्या होता है। बेस, बेस एक मेटेलिक ऑक्साइड है। बेस एक मेटेलिक ऑक्साइड, देखो मेटेलिक ऑक्साइड, मेटल के साथ ऑक्सीजन, मेटेलिक ऑक्साइड। बेस एक मेटेलिक ऑक्साइड है या मेटेलिक हाइड्रो ऑक्साइड, मेटेलिक हाइड्रो ऑक्साइड है। ओके, दैट रिएक्ट्स, जो रिएक्ट करती है किसके साथ, एसिड में जो हाइड्रोनियम आयंस होते हैं उनके साथ। फिर से देखो ध्यान से समझ लो, एस बेसिस मेटेलिक ऑक्साइड या मेटेलिक हाइड्रो ऑक्साइड होती है, ठीक है ना, जो रिएक्ट करती है एसिड की हाइड्रोनियम आयन से। ओके, हाइड्रोनियम आयन क्या है सबको मालूम है, जो रिएक्ट करती है एसिड्स की हाइड्रोनियम आयन से और क्या बनाती है, सॉल्ट एंड वाटर। सिर्फ सॉल्ट एंड वाटर और कुछ नहीं।
यदि और कोई चीज बनता है तो वो एसिड सॉरी वो बेस नहीं है। स्ट्रिक्टली सुन लो ध्यान से, बेस जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सिर्फ सॉल्ट और वाटर बनना चाहिए, और यदि सॉल्ट और वाटर के अलावा और कुछ बन जाए बाय चांस तो वो बेस की कैटेगरी में नहीं आएगा। ओके, तो डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, बहुत सिंपल है। और यदि देखा जाए कुछ रिएक्शंस, चलो देखते हैं। कॉपर ऑक्साइड को रिएक्ट करवाऊं HCl के साथ, कॉपर ऑक्साइड मेटेलिक ऑक्साइड बेस है, रिएक्ट कर रही है एसिड के साथ, एसिड का हाइड्रोनियम वाला पार्ट से रिएक्ट करेगा। ओके, एसिड हमेशा एक्टिव स्टेट में ही रहता है। ओके, एसिड के हाइड्रोनियम वाला पार्ट से रिएक्ट करेगा H+ वाला पार्ट से। ओके, गॉट इट। और क्या बनाएगा, सॉल्ट और वाटर। ध्यान से देखो कैसे रिएक्शन होगी। कॉपर ऑक्साइड, ठीक है ना, रिएक्ट किया Cl- से, ठीक है ना, इसको दो पार्ट में समझ लो, Cu+ और Cl-, ठीक है। Cu रिएक्ट किया Cl के साथ, CuCl2 क्यूप्रिक क्लोराइड बनती है, ठीक है। तो दो Cl की जरूरत होगी तो दो मॉलिक्यूल HCl का लेंगे हम, ठीक है। गॉट इट। CuCl2 है तो CuCl2 प्लस दो हाइड्रोजन को H2 लिख दो और एक ऑक्सीजन, तो वाटर भी बन गई, ठीक है। तो बेसिकली बेस रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो हमें मिला सॉल्ट और वाटर, इसको बोले सॉल्ट, इसको बोले वाटर, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी एक बेस ही है, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड जो रिएक्ट कर रही है एसिड के साथ H2SO4 साथ रिएक्ट करवा देते हैं। तो मैग्नीशियम पॉजिटिव आयन है तो बेस एसिड के नेगेटिव वाला पार्ट को खींच लिया, 2H+ और SO4 2- ऐसे तो होती है ना। तो मैग्नीशियम और सल्फेट आयन कंबाइन कर दिया, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 2, MgSO4, MgSO4, ठीक है। और जो बचा हुआ 2H और 2H और दो ऑक्सीजन, 2H 2H तो हम लोग 2H2 लिख सकते हैं। ओके, H2 H2 2H2 दो ऑक्सीजन, दो वाटर मॉलिक्यूल साथ में बन गए, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस दो वाटर। इक्वेशन बैलेंस है, बैलेंस करने की जरूरत है। ओके, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH होल थ्राइस नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो एल्यूमिनियम नाइट्रेट बनेगी। Al नाइट्रेट की वैलेंसी 1, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, तो AlNO3 होल 3, ठीक है ना, AlNO3 होल 3 और H2O। ओके, रिएक्शन बैलेंसिंग वाली पार्ट आप कर सकते हो, यहां से आराम से समझ सकते हो कि कितनी वाटर बनेगी। ओके, तो बैलेंसिंग मैं नहीं कर रहा हूं बट, और एमोनियम हाइड्रोक्साइड, देखो इस डेफिनेशन में और एक चीज इंक्लूड करना पड़ेगा, a base is a metallic oxide or a base is a metallic oxide or a metallic hydroxide or ammonium hydroxide। एमोनियम मेटल नहीं होता है, ठीक है ना, एमोनियम इज नॉट अ मेटल। और एमोनियम हाइड्रोक्साइड ये भी डेफिनेशन का पार्ट है, और एमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, रिएक्ट किया एसिड के साथ, बेस प्लस HCl gives NH4Cl प्लस वाटर। ओके, सिंपल सी कहानी है, देखो आपको समझ आ रही है, एसिड बेस सॉल्ट वाटर बन रही है, कहानी सेट। कोई दिक्कत, कुछ पूछना है तो पूछ लो। सर बेस सॉलिड फॉर्म में हो सकता है या गैस?
क्या बोल रहे हो बेटा? बेस सॉलिड ही फॉर्म में होते हैं सर, मतलब उसका प्रॉपर्टी होता है। क्या आप पढ़ेंगे जब फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे? ओके बेटा, ठीक है। अभी तो फिलहाल आप समझ लो, कॉपर ऑक्साइड जो है ये एक्वस नहीं होती, पानी में तो डिसॉल्व ही नहीं करती, इसको हम लोग डालते हैं HCl में तब रिएक्शन होती है। भले ये वाला एक्वस रहता है, ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस। प्रॉपर्टीज यू विल सी, दिस वन इज पर्टिकुलरली सॉलिड, ये सब एक्वस। सर एग्जाम में सर कंपाउंड का स्टेट भी लिखेंगे ना सर? हाँ जरूर लिखोगे, यदि आपको मालूम है तो लिखना, नहीं मालूम है तो अंदाज मत मारने जाना। ओके, गॉट इट। और आस्ते आस्ते आपको समझ आ जाएगी। देखो सॉल्ट चैप्टर जब पढ़ाऊंगा ना तो आपको क्लियर हो जाएगी कि एक्वस किसमें लिखना है। मतलब देखो जो पानी में घुलेगी वही एक्वस होता है, तो मैं सॉल्ट चैप्टर जब पढ़ाऊंगा ना तो आपको एकदम एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगी कि कौन सा चीज पानी में मिलता है और किसकी एक्वस देगा। तो वहां से आपको नॉलेज बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो स्टेट का आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, जब सॉल्ट पढ़ाऊंगा ना तो वहां पे पूरी नॉलेज हो जाएगी कौन चीज सॉलिड स्टेट में रहेगा और कौन घुला हुआ रहेगा, ठीक है ना? और सर वहाँ, और सर वो वाला एक और बार बोलिए ना, वो जो है वो लेके स्टार्टिंग में कॉपर ऑक्साइड प्लस HCl वाला और बार समझा दीजिए। Cu CuO CuO रिएक्ट किया Cl के साथ, ठीक है ना? प्लस माइनस एसिड पानी में गया तो आयंस टूट गए ना, इसके आयंस टूट गए तो कॉपर Cl के साथ जुड़ा, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाएगा तो पॉजिटिव आयन नेगेटिव के साथ अटैच हुआ CuCl के साथ। तो दो Cl जरूरत पड़ी क्योंकि ये क्यूपरिक क्लोराइड बनती है, इस केस में क्यूपरस क्लोराइड नहीं बनता। ओके, तो CuCl2 CuCl2 H2 को क्या समझना है, इसमें कुछ तो है ही नहीं। चलिए और कुछ ना। तो बेस क्या हुई? एक मेटेलिक ऑक्साइड या मेटेलिक हाइड्रोक्साइड या एमोनियम हाइड्रोक्साइड जो एसिड के हाइड्रोनियम आयन के साथ रिएक्ट करता है, सॉल्ट और वाटर बनाता है, सिर्फ, और कुछ नहीं। बेसिक ऑक्साइड, अब चलो हम लोग बेसिक ऑक्साइड को एक बार अलग से थोड़ा पढ़ते हैं। अब मेटेलिक ऑक्साइड that contains O2 माइनस आयन, ऑक्साइड आयन, एक मेटेलिक ऑक्साइड, एक मेटल की ऑक्साइड जिसमें O2 माइनस आयन प्रेजेंट है, ओके, एंड reacts with acid to form salt and water only। देखो बार बार मैं ओनली पे बहुत ज्यादा जोर डाल रहा हूं, ठीक है, बार बार ओनली पे बहुत ज्यादा जोर डाल रहा हूं मैं, समझना ध्यान से। एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, लेड 4 ऑक्साइड, लेड 4 ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? लेड 4 ऑक्साइड, प्लम्बिक ऑक्साइड, देखो लेड वैलेंसी 4, ठीक है ना, लेड 4 ऑक्साइड बनेगा, ऑक्साइड वैलेंसी 2, तो क्या बना? Pb2O4, ठीक है ना? तो लेड 4 ऑक्साइड इज बेसिकली PbO2, ओके। तो लेड 4 ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है PbO2। कैसे आया, समझ आ गई नहीं? तो लेड 4 ऑक्साइड जो होती है PbO2, ओके, यदि आप इसको एसिड के साथ रिएक्ट करवाओ तो देखने में तो मेटेलिक ऑक्साइड है क्योंकि ऑक्साइड आयन है इसके पास, मेटेलिक ऑक्साइड HCl के साथ रिएक्ट कर रही है, रिएक्शन हो रहा है, PbCl2 भी बन रहा है, वाटर भी बन रहा है और साथ में क्लोरीन भी बन रहा है। तो हम इसको बेस नहीं बोल सकते, ये बेस नहीं है क्योंकि मेटेलिक ऑक्साइड है, नो डाउट, एसिड साथ रिएक्ट कर रही है, नो डाउट, एसिड सॉल्ट बन रही है, वाटर बन रही है, कोई दिक्कत नहीं, और कुछ बना दिया, और कुछ नहीं बनाना, ओनली
एक मेटेलिक ऑक्साइड जिसमें ऑक्साइड आयन है ऑक्साइड आयन, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, सिर्फ सॉल्ट और पानी बनाएगा और कुछ नहीं बनाना है। ये कुछ बना दिया, नॉट अ बेस, ठीक है, ये बेस नहीं, ठीक है। वैसे आप एग्जांपल में जो बेस है कॉपर ऑक्साइड का एग्जांपल तो हमने देखा ही है, कॉपर ऑक्साइड बेस। बेसिक हाइड्रोक्साइड, बेसिक हाइड्रोक्साइड, a metallic hydroxide that reacts with, ऐसे ही बोल सकते हो, a metallic hydroxide that contains OH माइनस आयन, हाइड्रोक्साइड, ये हाइड्रोक्साइड आयन है, एक मेटेलिक हाइड्रोक्साइड दैट कंटेन्स हाइड्रोक्साइड आयन and reacts with acid to form salt and water only. ओके, एक मेटेलिक ऑक्साइड फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, एक मेटेलिक हाइड्रोक्साइड है जिसमें OH माइनस प्रेजेंट है, एक मेटेलिक हाइड्रोक्साइड जिसमें OH माइनस आयन प्रेजेंट है, Na प्लस OH माइनस प्रेजेंट है, रिएक्ट विद एसिड, एसिड के साथ रिएक्ट करवा दो, बनेगी NaCl और वाटर, ठीक है, सिंपल सी है कहानी, एग्जांपल NaOH, KOH बहुत सारे हैं। तो बेसिक ऑक्साइड और बेसिक हाइड्रोक्साइड क्या होती है आपको क्लियर होगी। ओके, कुछ भी स्लाइड में पूछ लो जल्दी से। सर बोलो सर, आयंस और रेडिकल में क्या अंतर है? आयंस और रेडिकल में अंतर यही है कि दोनों में चार्जेस होते हैं और कुछ नहीं। रेडिकल बोलते हैं ऐसे आयंस को जिसमें चार्जेस है, और आयंस भी होते हैं जिनमें चार्जेस है, और कुछ फर्क नहीं। ओके, बेसिकली देखो ऐसे SO4 2 माइनस, तो इसको आप सल्फेट आयन बोलो या सल्फेट रेडिकल बोलो, कोई दिक्कत नहीं, वही है, दोनों एक ही चीज होता है, बोलने का तरीका अलग है। और रेडिकल को हम लोग पढ़ते हैं फिर डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स में, एसिड रेडिकल, बेसिक रेडिकल, डिस्कस होगी बाद में, बट फिलहाल आप यही समझ लो, रेडिकल आयंस वही चीज है, एटम या ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग चार्ज। आगे बढ़े, चलिए एल्कलीज। अब एल्कलीज किसको बोलते हैं, ये देखो, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, बच्चे फंसते हैं, जैसे एसिड में आप लोग सब फंस रहे थे हमेशा कि एसिड सर पानी में घुलेगा, कभी एसिड है नहीं घुलेगा कभी, अरे कुछ नहीं यार, H+ आयन दे सकता है तो एसिड है, बात खत्म, उतना ज्यादा दिमाग को जोड़ नहीं डालो। एल्कलीज, वैसे एल्कलीज में भी जोड़ मत डालना, आराम से समझो एल्कलीज क्या होता है। एल्कलीज बेसिक हाइड्रोक्साइड्स, that dissolve in water, basic hydroxide that dissolves in water to yield hydroxyl ion, OH माइनस को हम लोग हाइड्रोक्सिल आयन,
to yield hydroxyl ions as the only negatively charged radical. बेसिक हाइड्रोक्साइड एल्कलीज किनको बोला जाता है, ध्यान से सुन लो। वो बेसिक ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड सॉरी, वो बेसिक हाइड्रोक्साइड्स जो पानी में डिसॉल्व करेगी, फॉर एग्जांपल NaOH एक्वस में लेता हूं, पानी में डाल दिया हूं मैं, ठीक है ना। बेसिक हाइड्रोक्साइड दैट डिसॉल्व्स इन वाटर, NaOH इज एन एग्जांपल। इसको मैंने पानी में डाल दिया, एक्वस लिया है, तो जब वो पानी में चल गया तो वो यील्ड करेगा मतलब हमें देगा हाइड्रोक्सिल आयंस, क्या देगा, Na प्लस OH माइनस। ओके, अंडरस्टूड? एक्वसिटी जोड़नी Na प्लस OH, ठीक है। हाइड्रोक्सिल आयन एज द ओनली नेगेटिवली चार्ज रेडिकल, मतलब क्या है, एक बेसिक हाइड्रोक्साइड जो पानी में एंटर किया, एक्वस फॉर्म में आया, तो हमें हाइड्रोक्सिल आयन मिलेगी, और ये हाइड्रोक्सिल आयन सिर्फ एक ही नेगेटिवली चार्ज आयन मिलेगी, जो हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है ना। तो एल्कली का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल में समझ लो, उन बेसिक हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं जो पानी में जाने के बाद हाइड्रोक्सिल आयन देगा। अंडरस्टूड? और कोई दिक्कत नहीं। बेसिक हाइड्रोक्साइड्स, वो बेसिक हाइड्रोक्साइड जो पानी में एंटर करने के बाद हाइड्रोक्सिल आयंस देगा, उसे हम लोग और कुछ नहीं। ओके, एग्जांपल इसके NaOH में, KOH में बहुत सारे हैं। सबसे पहले इसके बारे में कुछ और समझिए। soluble bases are called alkalis। ये ध्यान रखना, जो बेस पानी में सॉल्युबल होते हैं, जो बेस पानी में सॉल्युबल होते हैं उन्हें ही हम एल्कलीज बोलते हैं। ओके, दूसरा, ऑल एल्कलीज, जितने भी एल्कलीज होते हैं, बोलने का मतलब जितने भी बेस मिल गए, जो बेस पानी में मिल गए वो एल्कलीज है, और ऑल एल्कलीज yields hydroxyl ions in aqueous solution। Got it? जैसे कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है, ये एक बेस है, नो इट्स अ बेस, पर ये पानी में नहीं मिलती, पानी में डिसॉल्व नहीं करती, तो हम इसको एल्कली नहीं, ठीक है ना। जो बेस पानी में मिलती है उन्हीं को हम एल्कलीज बोलेंगे, ठीक है। और जितने भी एल्कलीज होते हैं वो जब पानी में एंटर करेगा तो हाइड्रोक्सिल आयन बनाएगा, ये कंफर्म कहानी है, ठीक है। एग्जांपल देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है और ऑब्वियसली एल्कली भी है, तो इसका नाम है कॉस्टिक सोडा, इसको कॉस्टिक सोडा भी बोला है, इसको कॉस्टिक पोटैश बोला जाता है। देखो याद रखने के लिए, पोटासियम है इसलिए पोटैश, सोडियम है तो सोडा, ठीक है। तो ये जो दो हैं, दो एग्जांपल हुए, और दो एग्जांपल लिख लो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे एग्जांपल हैं एल्कलीज, ठीक है ना। बेसिकली दिस वन इज स्ट्रॉन्ग एल्कली, सॉरी ये वाले वीक एल्कलीज हैं, ये दोनों, और ये जो दोनों ये स्ट्रॉन्ग है।
अब स्ट्रॉन्ग एल्कली वीक एल्कली कॉन्सेप्ट में बाद में दूंगा आप लोग को, बस स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड वाला जो कॉन्सेप्ट था सेम लगेगा यहाँ। तो एल्कलीज क्या है, वो बेसिक हाइड्रोक्साइड जो वाटर में एंटर किया, हाइड्रोक्सिल आयन दिया, उन्हें हम एल्कलीज बोलते हैं, ठीक है ना। एल्कलीज उन्हीं बेस को बोला जा सकता है जो पानी में डिसॉल्व हो, वरना और कुछ नहीं। एल्कलीज, सारे एल्कलीज का डेफिनेशन ये कि OH माइनस देगा, तो सारे एल्कलीज को OH माइनस देना है नेसेसरी। एग्जांपल ये स्ट्रॉन्ग एल्कलीज है, ये भी। ओके, कुछ भी पूछना है पूछ सकते हो, नहीं तो आप आगे बढ़ेंगे। फिर पूछना है किसी को? नो सर। नहीं। देखो एक एग्जांपल देता हूँ, फिर ये लाइन समझाता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हूँ। जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, फेरिक हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, फेरिक हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड एंड cupric hydroxide are bases but are not देखो बेटा, ये चैप्टर में खासकर बता दे रहा हूँ, अच्छे से पढ़ना, क्योंकि जो भी मेडिकल स्टूडेंट है उसके तो MBBS के भी सिलेबस में ये चैप्टर आएगी, तो काफी ध्यान से पढ़ लेना। और ये बता देता हूँ, आपके MBBS सिलेबस में ये है, और वहां के प्रोफेसर पढ़ाने वाले नहीं है ये चीज, क्योंकि वो जानते बच्चे पढ़ के आए हैं। फेरिक हाइड्रोक्साइड एंड क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड आर बेसिस, ये दोनों बेसिस हैं, ये सब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और वाटर मिलेगा, बट आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, और ये पानी में सॉल्युबल नहीं है। अब पानी में सॉल्युबल नहीं है बेटा, कहानी खत्म है, पानी में नहीं सॉल्युबल है तो एल्कली नहीं है। ओके, इसलिए बोला जाता है जितने भी एल्कलीज होंगे वो बेसिस, ये तो प्रूव है, जितने भी एल्कलीज होंगे उनको बेस ही होना है। ओके, बट जितने भी बेस हैं वो एल्कली नहीं होंगे, ये सब बेस है ना, ये एल्कली होगा ये जरूरी नहीं है, ये पानी में नहीं मिल रहा। अंडरस्टूड? तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज आपको इस पार्ट से बताना है, तो समझ आई कि नहीं आई? यस सर। आप किसी को दिक्कत है पूछ लो, क्योंकि बहुत बच्चे, मतलब कुछ बच्चे देखो 10% बच्चे अटकते हैं इस कॉन्सेप्ट में, पूछ लो। देखो, सॉल्युबल बेसिस आर एल्कली, बेस जब पानी में मिला तब एल्कली बना, ठीक है ना, बेस पानी में मिला तब एल्कली बना। इसका मतलब क्या है, एल्कली किससे बन रहा है, बेसिस से नहीं बन रहा है, तो एल्कली बेस तो रहेगा ही, पानी में मिल जाएगा तो वो बेस नहीं है, वो बेस है ही। all alkalis are bases, but सारे बेसिस एल्कली नहीं होते, क्योंकि सारे बेसिस पानी में नहीं होते, सब खत्म है। सारे बेसिस, ये सब बेसिस जो है वो आपको सॉल्ट एंड वाटर बना देगा एसिड के साथ, तो बेस तो है ही, बट पानी में नहीं घुल रहा है, इसलिए एल्कली नहीं है, बात खत्म है, कहानी सेट। और कुछ पूछना है पूछ लो। Anything anybody want to ask? No? देखो,
एक आपको देखो, आज तो मैं एक नया टॉपिक नहीं स्टार्ट करूंगा अभी, क्योंकि नया टॉपिक टच करूंगा तो बीच में ही अटक जाएगा। तो एक छोटा सा मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि नेक्स्ट क्लास में मैं टच करूंगा जो पोर्शंस हैं रिलेटेड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, प्रिपरेशन ऑफ बेसिस, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो आप थोड़ा सा क्या करना है, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का जो कॉन्सेप्ट दिया था ना आप लोगों को, वो एसिड वाले लेक्चर में, उसको एक बार नोट्स के द्वारा पढ़ के आना या उस वीडियो को भी एक बार देखना। ओके, तो फिलहाल बेटा आज के लिए इतना ही रहेगा, क्योंकि टॉपिक्स आगे नहीं जाएंगे आज। यदि एनीबडी हैज एनी डाउट या कुछ भी पूछना है तो पूछिए। नहीं पूछना है, चलिए। तो आज के लिए फिलहाल थैंक यू, वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। थैंक यू।